वाष्प दाब। जानते हो वाष्प दाब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब देखो, द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। द्रव की सतह पर वाष्प माने वही भाप। द्रव की सतह पर भाप के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है ना। तो लिखेंगे हम द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा या वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है बेटे। द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? बुझ लिया ने, क्योंकि उसके अंदर जो है ये वाष्प उड़ती तो है नहीं है, वाष्प अंदर रहती है जो कि अपना प्रेशर लगाती है। ठीक है, इसलिए वाष्प दाब उसमें ज्यादा होता है तो खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो अगर वाष्प उड़ेगी तो खाना देर से बनेगा, वाष्प ज्यादा रहेगी तो खाना जल्दी बन जाएगा तो खाना जल्दी गल जाएगा, है ना। तो द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। चलो एक बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, वो है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन नाम से मालूम पड़ रहा है। अवनमन माने क्या होता है बेबे? कमी। उन्नयन माने वृद्धि, अवनमन माने कमी। तो नाम से मालूम पड़ रहा है वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी। मैं तुम्हें बार बार इस पार्ट में एक बात बताता हूं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु माने पतला, सांद्र माने गाढ़ा। अब तुम अपने दिमाग से सोच के बताओ, एक विलयन तो पतला है और एक विलयन गाढ़ा है, और दोनों को तुम जो है कुकर में गर्म कर रहे हो, तो वाष्प ज्यादा किसकी बनेगी? पतले विलयन की या गाढ़े विलयन की? आराम से सोच के बताना, ये नहीं कि तीर चला दे वैसे ही। गाढ़े वाष्प ज्यादा बनेगी, ऐसे कह रहा है गाढ़े। पर जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी उसमें वाष्प ज्यादा बनेगी। क्या भाई? भाई भाप किसकी बनती है? पानी की। भाप किसकी बनती है? पानी की। तनु माने पतला, क्या भाई? तनु माने और सांद्र माने गाढ़ा। भाई जिस जिस विलयन में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा ज्यादा तो तनु विलयन में होगी, तो तनु में वाष्प ज्यादा बनेगी। ठीक है, अब इसका मतलब हिंदी में ये हो गया, अगर तुम एक शुद्ध शुद्ध पानी की वाष्प ज्यादा होगी विलयन की अपेक्षा। काहे? विलयन कब बनता है? विलायक में विलय को मिलाकर। समझ आई? ये रहा आपका विलायक, ये रहा आपका विलायक। तो ये आपका विलयन है। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों में से पतला कौन होगा, गाढ़ा कौन होगा? विलायक पतला होगा, सिंपल सी बात है। विलायक माने एक ही पदार्थ के कण, जल के कण। विलयन का मतलब हो गया कम से कम दो पदार्थ के कण मिल गए, तो ये गाढ़ा हो गया इसकी अपेक्षा। तो सिंपल सी बात है, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा और इसका वाष्प दाब कम होगा। तो विलायक से विलयन होने में कमी तो हुई,
क्या हुई? तो यही तो ये वाष्पजीव में अवनमन। क्या भाई? भाई सिंपल सी बात है, विलेय पदार्थ को मिलाने से पहले वाष्प दाब ज्यादा था, है, और मिलाने के बाद में क्या बन गया वो? तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया होगा, क्योंकि ये गाढ़ा हो गया। अब जो इन दोनों में डिफरेंस आया वो ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? देखो परिभाषा, जब एक वाष्पशील जब एक वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। हाँ भाई, जब एक वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो क्या बन गया? विलेयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। तो प्राप्त विलयन प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती कमी उत्पन्न हो जाती है। वाष्प दाब में उत्पन्न वाष्प दाब में उत्पन्न इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ये तुम्हारी डेफिनेशन, परिभाषा। जब एक वाष्पशील विलायक में, है ना, वाष्पशील विलायक का मतलब हो गया जिसमें वाष्प हो, पानी में, दूध में, एसीटोन में, है भाई, जिसमें वाष्प हो। जब एक वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन, विलयन तो गाढ़ा हो गया ना, तो मिलाने के बाद में सिंपल सी बात है, जब विलयन आएगा विलायक की अपेक्षा गाढ़ा ही होगा ना, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी आ गई। क्या आ गई? अब वाष्प दाब में जो कमी आई है ये कहलाएगी वाष्प दाब में। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या है देख लेते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी। ये होता है पी नॉट माइनस पी। पी नॉट का मतलब हो गया विलायक का वाष्प दाब। तो ज्यादा किसका है इनमें से? विलायक का ज्यादा है। ज्यादा किसका है? तो आगे वाला ज्यादा वाला वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब। और कम किसका? विलयन का। तो पीछे वाला विलयन का वाष्प दाब। जीरो का मतलब हो गया जीरो समय पर जीरो। अब टाइम बढ़ेगा तो वाष्प दाब घटेगा, है ना। तो यानी कि ये मान लो, लिख देता हूं मैं, जहां पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट का शुद्ध विलायक का, और पी जो है विलयन का वाष्प दाब। नोट करो, पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा वाला, और पी है विलयन का वाष्प दाब। आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन
यानी कि पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट, ये होगा अपेक्षिक अवनमन, है ना। यानी कि स्टार्टिंग वाले का, इस वाले का, इस वाले का शुद्ध विलायक के वासुदाब का कितना हिस्सा, ये हुआ है अवनमन हुआ है, ठीक है। शुद्ध विलायक वाले वासुदाब का कितना हिस्सा अवनमन हुआ है, अवनमन, वो कहलाएगा अपेक्षिक अवनमन। ये क्या है, ये है शुद्ध विलायक का वासुदाब। अब पी नोट माइनस पी क्या है, अवनमन, यानी कमी कितनी आई है, कमी कितनी आई है इसमें से, इसकी अपेक्षा ये कमी कितनी आई है, ये है ना। तो अपेक्षिक अवनमन होगा मतलब कि इसकी तुलना में कितनी कमी आई, विलायक की अपेक्षा में अवनमन कितने का हुआ है ना, वो है। नोट कर लो, अपेक्षिक अवनमन पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट। राउल्ट के वाष्प दाब, राउल्ट के वाष्प दाब का नियम, राउल्ट के वाष्प दाब का नियम, इस नियम के अंदर लिखने वाले हम, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त युक्त विलयन का वाष्प दाब, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब, हाँ भाई, विलयन का वाष्प दाब यानी कि पी, विलयन का वाष्प दाब पी शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब यानी कि पी नॉट तथा विलायक के मोल प्रभाज या मोल अंश, है ना, विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल, मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। लो भाई, ये है आपका राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब पी, लड़को देखो, विलयन का वाष्प दाब पी, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब पी शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब पी नॉट तथा विलायक के मोल प्रभाज यानी कि विलायक का मोल प्रभाज के गुणनफल, तो गुणनफल कर दो, और विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, सही है भाई, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर कौन है, ये वाला, मतलब कि विलयन का जो वाष्प दाब है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है ना। सिंपल सी परिभाषा देखो, ये लिख रहा है विलयन का वाष्प दाब
शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब और उसके मोल प्रभाज, काय के विलायक के, शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब, शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब तथा विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। कौन होता है? पी, यानी कि विलयन का वाष्पदाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई। अब एक काम कर देते हैं, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, पी अपॉन पी नॉट बराबर रह जाएगा विलायक का मोल प्रभाज, और विलायक के मोल प्रभाज की जगह पर लिख दूंगा मैं 1 माइनस विलय का मोल प्रभाज। सही है ना? विलय का मोल प्रभाज, मैंने तुमको बताया था कि विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है 1, यानी कि विलय का और विलायक का दोनों को मिलाकर 1 होता है। अगर ये विलायक का मोल प्रभाज है तो इसकी पे मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस विलय का मोल प्रभाज, 1 में से विलय का मोल प्रभाज घटाएंगे तो ये तो निकल के आएगा। अगर 1 में से विलय का मोल प्रभाज घटाएंगे तो निकल के आएगा विलायक का मोल प्रभाज, है ना? पी अपॉन में पी नॉट 1 माइनस, और विलय का मोल प्रभाज का सूत्र होता है छोटी एन बट्टे छोटी एन प्लस बड़ी एन। ठीक है, इसको उठा के इधर लिया प्लस की हो जाएगी छोटी एन प्लस बड़ी एन, और इसको उठा के पीछे ले आएंगे तो 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट। यहां से पी नॉट आएगा आपका एलसीएम, तो पी नॉट माइनस पी लाला रे, ये बन गया आपके राउल्ट के वाष्पदाब के नियम का सूत्र। तो देखो इससे तुम्हारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें खास बात बताऊं, खास बात कि तुम्हारा जो पहला पार्ट है ना ये विलयन, ये तनु विलयन के लिए, यानी कि विलयन का मतलब होता है मिश्रण। अब मिश्रण तो सब आते हैं यार, गैसीय विलयन, ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, लेकिन तुम्हारा जो पार्ट दे रखा है ये स्पेशल द्रवीय विलयन का है, द्रवीय विलयन यानी कि तनु विलयन वाला है। कौन सा है? तो तनु विलयन के लिए खास बात ये होती है, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, ये वाली है ना, ये छोटी एन बटे ये दोनों दो जो एन जुड़ रही है इनकी जगह पे तुम खाली बड़ी एन लिख दो, खाली ओनली बड़ी एन, तो इससे तुम्हारा काम चल जाएगा भाई, सवाल आसान हो जाएगा इसकी। हालांकि देखो जो सवाल इस सूत्र से होगा वो इससे हो जाएगा, जो इससे होगा वो इससे हो जाएगा, दोनों से कर लो, लेकिन थोड़ा इससे तो बड़ा पड़ेगा, है ना, इससे तो आसान पड़ेगा थोड़ा सा। तो तनु विलयन के लिए हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट बराबर छोटी एन बट्टे बड़ी एन, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट लड़के, छोटी एन का मतलब हो गया छोटा डब्ल्यू अपॉन छोटी एन, तो बड़ी एन का हो गया बड़ा डब्ल्यू अपॉन बड़ी एन, है ना। अब एडीबीसी कर दो, एडीबीसी करेंगे तो ये बनता जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट बराबर छोटा डब्ल्यू गुणा बड़ा वाला ए बटा छोटी ए गुणा बड़ा डब्ल्यू, और ये बन गया आपके राउल्ट के नियम का फाइनल सूत्र। ठीक है, किसी अवाष्पशील, हाँ भाई, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब तथा विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इन दोनों के गुणनफल ये वाला बनता है, पी नोट को बट्टे में लेके आएंगे, अब विलायक के मोल प्रभाज की जगह पे कर देंगे 1 माइनस विलय का मोल प्रभाज। ठीक है भाई, विलय के मोल प्रभाज का सूत्र ये हो गया छोटी एन बट्टे छोटी एन प्लस बड़ी एन, इसको उठा के इधर लेकर आओ प्लस की हो जाएगी, इसको उठा के उधर ले आओ माइनस की है, पी नोट ले लेंगे एलसीएम, तो पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट, ये तुम्हारा सूत्र बन के आ गया। ठीक, ये वाला राउल्ट के नियम का, लेकिन तुम्हारा पार्ट जो है खास तरीके से तनु विलयन के लिए है, तो मैं लिख दूंगा तनु विलयन के लिए पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट बराबर
छोटी एन बटे बड़ी एन। अब इन एनओ के मान रख दो। छोटी एन का मतलब क्या है, विलय के मोल, तो विलय के, और ये विलायक के मोल। छोटे डब्ल्यू अपन छोटी है भाई, विलय विलय का भार बट्टे विलय का अणु भार, अब विलायक का भार बट्टे विलायक का एडीबीसी कर देंगे, तो ये बन के आएगा तुम्हारा राउल्ट के नियम का फाइनल सूत्र। अब सुनो, जब सवाल आएगा ना इसमें प्रश्न में, तब वो तुमसे कहेगा कि विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब ये हो जाएगा, विलय का वाष्प दाब ये हो जाएगा, और जो पदार्थ मिला रहे हैं वो ये वाला है, और जिसमें मिला रहे हैं वो ये वाला है। ठीक है, नोट कर लो। तो प्रश्न पहला है तुम्हारा, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। बार BAR मात्रक है ना वाष्प दाब का। वाष्प दाब के मात्रक कई सारे होते हैं ना, कहता है 0.5 ग्राम अवाष्पशील, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है बेटे अणु भार, मोलर द्रव्यमान यानी कि अणु भार ज्ञात कीजिए। ये सवाल है तुम्हारा भाई। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, देखो बेटा शुद्ध बेंजीन आई है, लड़के देख, शुद्ध बेंजीन का मतलब होगा विलायक होगा। क्या ये भाई, वाष्प दाब किसका होता है, या तो विलायक का होता है या विलयन का होता है, विलय का नहीं होता, या तो विलायक का होगा या फिर विलयन का। तो कहता है शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब ये दे रखा है, यानी कि विलायक का वाष्प दाब दे रखा है। ठीक है, और इसकी पहचान देखो यहां से ही पड़ रही है, क्या कह रहा है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में, तो में का मतलब है विलायक, जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है विलायक, जो घोलते हैं वो विलय है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना होगा, देखो कमी आ गई, नहीं आ गई, कमी आ गई, वो 850 थे, ये 845। तो पदार्थ का ये जो पदार्थ ना, ये जो पदार्थ घोला है, इस पदार्थ का नाम नहीं दिया है, अणु भार निकलवा रहा है। तो एक काम करो,
लिखो सॉल्व। लिखेंगे सबसे पहले वासुदाव के लिए, वासुदाव के लिए पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट बराबर छोटा डब्ल्यू गुणा बड़ी वाली ए अपॉन छोटी ए गुणा बड़ा वाला डब्ल्यू। ठीक है भाई, पहले हम सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सवाल किसका है, क्वथनांक का है क्या हिमांक का है, वासुदाब का है या पराशरण दाब का है, किसका है। तो सवाल को पढ़ के अलग ही मालूम पड़ रहा है कि सवाल है वासुदाब का। इसका तो लिख देंगे राउल्ट का नियम है ना वासुदाब के लिए पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। चलो बोर्ड पे देख, शुद्ध बेंजीन का यानी विलायक का 0.850 बार दे रखा है पी नॉट का। ठीक है भाई, माइनस अब पी क्या है, बिलियन का वासुदाब। तो ये तो विलायक का वासुदाब, ये बिलियन का वासुदाब। तो विलायक का वासुदाब देखो ये लिख रहा है, और बिलियन का वासुदाब देखो ये रहा 0.845। विलायक का वासुदाब 0.850 माइनस बिलियन का वासुदाब 0.845 अपॉन में 0.845 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कौन सा इनमें से, ये लिख रहा है 0.5 ग्राम। तो बड़ा डब्ल्यू कौन है, ये लिख रहा है 39 ग्राम बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, अब जो पदार्थ मिला रहा है उसका नाम नहीं दिया है तो अणु भार निकलवा रहा है, अणु भार बताओ। ठीक है, और जो विलायक है उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है, बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या है भाई, C6H6। इसका अणु भार कितना आएगा 78, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया अणु भार निकालना परमाणु भार की सहायता से। कार्बन का परमाणु भार कितना है, तो 12, 12 छिक्की 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 6 कन, तो बेटे 78 आ गया है ना। सही है, बेंजीन का जो अणु भार है वो 78 आ गया है, जबकि जो पदार्थ मिला रहे हैं उसका नाम नहीं है, नाम नहीं है बेटे, है ना। क्या कराइए, अबाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को जो पदार्थ मिला रहे हैं उसका नाम नहीं दिया है, नया नया कौन सा पदार्थ है, कोई पदार्थ तो है, कोई पदार्थ तो है लेकिन कौन सा है पता नहीं है, इसका हमें अणु भार निकलवा रहा है। ठीक है, अगर इसका भी अगर नाम दिया होता फिर तो हम अणु भार लिख लेते, जिस प्रकार देखो इसका नाम दिया है बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र लिख देंगे C6H6, और अणु भार निकालने के लिए मैं तुम्हें क्या लिखाए थे, परमाणु भार। क्या लिखाए थे, परमाणु भार लिखाए थे, परमाणु भार। हाइड्रोजन का 1 लिखाया था, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और सोडियम का 23, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का, कैल्शियम का ये लिखाए थे। ठीक है, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127 ये लिखाए थे। तो ये रहा देखो कार्बन, एक कार्बन का भार 12, एक का 12 तो 6 कार्बन को आएगा 72, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। तो बेटे 78 आएगा बेंजीन का अणु भार, और ये तुम्हें निकालनी है छोटी है। चलो देखो 850 में से 845 कम कर दो तो 0.005 सही है, 0.850 39 से काटो 78 को, 39 दूनी 78 और बेटे 5 दूनी 10 यानी कि 1 आ गया, 1/1, 1/, कौन सा पॉइंट काट दूं, क्योंकि दोनों में 3-3 अंक के पॉइंट के बाद में, तो 5/1 बराबर 1/1।
17 बार, 17 पंजे पे 86, 17 पंजे 170 बार। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ गया ए बराबर, मात्रक क्या होता है इसका, ग्राम प्रति मोल। तो अणु भार का मात्रक होता है ग्राम प्रति, कोई दिक्कत? ठीक है, उतारो।